नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने मुख्य परीक्षा के लिए एक मेंस प्रोग्राम नाम से नई सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में हम लोग एक टॉपिक को लेंगे तथा उस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आयाम होंगे उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इस टॉपिक से संबंधित जो भी मेंस के लिए संभावित सवाल होगा उसको भी देखेंगे और आप सभी को इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का टॉपिक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो सबसे पहले जानते हैं कि एमएसपी क्या है। यह कृषि मूल्य में किसी भी प्रकार की तीव्र गिरावट के कारण कृषि उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली बाजार हस्तक्षेप की एक प्रणाली है। तो ये तो हो गया एमएसपी। अब हम लोग इसके जो उद्देश्य हैं उनको जानते हैं। पहला, किसानों को उपज के मूल्य में आने वाले उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। तीसरा, किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाना। चौथा, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। पांचवा, किसानों को आय की सुरक्षा प्रदान करना। और छठा जो अंतिम उद्देश्य है, क्षेत्र की भूजल स्थिति को ध्यान में रखकर विशिष्ट फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। तो ये तो इसके उद्देश्य हो गए। अब हम लोग इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उनको देखते हैं। पहला मुख्य बिंदु है, इसे 1965 यानी 1965 में लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था। दूसरा, इसके अंतर्गत फसलों की बुआई से पहले सरकार द्वारा गारंटी शुदा न्यूनतम कीमतों की घोषणा की जाती है। तीसरा, भारत में एमएसपी के बारे में सुझाव कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी सीएसीपी कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस द्वारा दिया जाता है, लेकिन अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीईए अर्थात कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर द्वारा किया जाता है। अगला मुख्य बिंदु है, वर्तमान में रबी और खरीफ दोनों को मिलाकर लगभग 23 कृषि फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। अब एक इससे संबंधित नोट है, उसको देख लेते हैं। पहला, वर्ष 2009-10 से गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये जो चीनी मिल द्वारा किसानों को दिया जाता है वही होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। आपको ध्यान रखना है कि घोषणा की जा रही है, इसकी सिफारिश भी सीएसीपी करता है लेकिन अंतिम निर्णय सीसीईए द्वारा ही लिया जाता है। दूसरा नोट है, एमएसपी की अवधारणा बागवानी फसलों पर विस्तृत नहीं होती। इन फसलों के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की शुरुआत मार्च 2015 में हुई। अब हम लोग जो एमएसपी को निर्धारित करने वाले कारक हैं उनको देखते हैं। पहला कारक है किसानों द्वारा दी जाने वाली मौद्रिक लागतें। दूसरा, भूमि का लागान। और तीसरा, पारिवारिक श्रम के लिए अनुमानित मजदूरी। और चौथा, स्वयं की पूंजी पर अनुमानित ब्याज। और पांचवा, मांग और आपूर्ति की सापेक्षिक स्थिति। और छठा, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में कीमत प्रवृत्तियां। और सातवां, उपभोक्ताओं के हित। और आठवां, अंतर फसल मूल्य समता यानी इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी। और नवां, उत्पादन की लागत। और 10वां, कृषि और गैर कृषि के बीच व्यापार की शर्तें। तो ये तो इसके निर्धारित कारक थे। अब हम लोग एमएसपी के जो सकारात्मक पक्ष हैं उनको देखते हैं। पहला सकारात्मक पक्ष है, एमएसपी नई तकनीक को किसानों में लोकप्रिय बनाने में मदद करती है। दूसरा, एमएसपी को सामाजिक न्याय के एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। इसके माध्यम से सरकार निर्धन किसानों को मदद कर सकती है। तीसरा, एमएसपी के माध्यम से कृषिगत वस्तुओं की औद्योगिक वस्तुओं की तुलना में सापेक्षिक कीमत को ऊंचा किया जा सकता है
ताकि कृषि और उद्योगों के बीच में विनिमय के क्रम में कृषि को अधिक लाभ हो। चौथा, एमएसपी के माध्यम से देश के क्रॉपिंग पैटर्न यानी फसल प्रतिरूप को वांछित दिशा में बदला जा सकता है। पांचवा जो अंतिम सकारात्मक पक्ष है, एमएसपी के माध्यम से भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मपूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर पाया। तो ये तो इसके सकारात्मक पक्ष थे। अब हम लोग इसके नकारात्मक पक्ष को देखते हैं। पहला नकारात्मक पक्ष है, भारत में एमएसपी का लाभ कुछ विशेष क्षेत्रों यथा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और कुछ विशेष लोगों यानी बड़े किसान आदि को अधिक मिला है, जिसके कारण भारत में प्रादेशिक और आय की विषमताएं बढ़ी हैं। दूसरा, एमएसपी से जुड़ी भारतीय नीति में निर्धन लोगों के मांग पक्ष पर ध्यान नहीं दिया गया है। अब हम लोग एमएसपी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए जो सुझाव हैं उनको देखते हैं। पहला, 2013 में गठित रमेश चंद्र समिति की सिफारिशें लागू की जाएं, जिनमें प्रमुख है, भारत में सरकार द्वारा सभी संस्थानों से एमएसपी के आधार पर फसलों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत में डीपीपी यानी डिफिशियंसी प्राइस पेमेंट या मूल्य बीमा की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। इस व्यवस्था में सरकार द्वारा एमएसपी को घोषित किया जाता है, लेकिन किसानों को ये कहा जाता है कि वे अपने माल खुले बाजार में बेचें। यदि बाजार की कीमत एमएसपी की तुलना में कम रहती है तो सरकार द्वारा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। तो और सुझाव देखते हैं। सीएसीपी को कृषि नीतियों के निर्माण में भूमिका दी जानी चाहिए। तीसरा, भूमि पर लगान की मात्रा वास्तविक रूप में प्रचलित लगान के बराबर होनी चाहिए। चौथा जो अंतिम सुझाव है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। अब हम लोग इससे संबंधित जो निष्कर्ष है उसको देख लेते हैं। निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि एमएसपी नीति ने भारत में किसानों के सशक्तिकरण और खाद्य सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया है, अतः सरकार को इस नीति में विभिन्न समितियों की सिफारिशों को लागू कर और प्रासंगिक बनाना चाहिए। तो साथियों, इस टॉपिक से संबंधित इतना ही। अब हम लोग इससे संबंधित जो संभावित सवाल है उस पर नजर डालते हैं। तो आज का सवाल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को बताते हुए इसे सुदृढ़ करने हेतु उपाय भी सुझाएं। तो इस सवाल का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।